नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संस्करण को सुना और कहा कि आज हमने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 170वें एपिसोड को देखा है। इस कार्यक्रम में देश में कई स्थानों पर जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है। मन की बात कार्यक्रम से जिस तरह के विषय जुड़े होते हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयागराज में योग महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। आज पंचकुला में बूथ नंबर 96 पे हमारे बूथ अध्यक्ष अनुराधा पुरी जी और रमेश राणा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके निवास स्थान के ऊपर आज हमने प्रधानमंत्री जी के 170वें एपिसोड को यहां पर सभी हमारे जो बूथ नंबर 96 के सभी कार्यकर्ता और यहां के लोगों के साथ हमने आज देखा है। क्योंकि हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में जिक्र करते हैं, अभी हरियाणा का भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मलेरिया को लेकर के किस प्रकार से जागरूकता और उसके मलेरिया को रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास वो किए जा रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स की बात है और चाहे एपीओज की बात है कि किस प्रकार से एक किसानों ने एक अपना एपीओज बनाया, एक संघ इकट्ठा किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे लगातार अपने कारोबार को एक ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। ये ऐसा देश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो अच्छे कार्य कहीं न कहीं लोग करते हैं, ग्रुप में करते हैं, ऐसे लोगों के कार्यों को उजागर करते हुए देश के सामने प्रस्तुत करना और उससे प्रेरणा भी मिलती है। मन की बात के अंदर से इस प्रकार के विषय जुड़े होते हैं, चाहे वो फिट इंडिया की बात हो, चाहे अन्य कोई कार्य की बात हो। और हमारा एक पवित्र जो 14 तारीख से महाकुंभ शुरू हो रहा है प्रयागराज में, उसका भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कारों के साथ जुड़े हुए ये सब विषय हैं, उसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया है। बहुत कुछ इस मन की बात में हमें सीखने को मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, जिससे कि हम इस मन की बात के अंदर उन लोगों के कार्यों को देख करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत सराहनीय मन की बात का ये कार्यक्रम है और हमें अच्छा लगा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार नई नई चीजों को इसके बीच में लोगों को बताने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया फरीदाबाद पहुंचे, जहां मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मन की बात की शुरुआत की और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी को एक्सपोजर देने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले लोगों और अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। संविधान को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि संविधान भारत की नस नस में है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम दिया महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से, और इसका प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से एक नई सोच के साथ। क्योंकि आप जानते उस समय आकाशवाणी कोई सुनता नहीं था। सबसे बड़ा काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि जो हमारी पुरानी एक चीज आकाशवाणी थी, क्योंकि आकाशवाणी का महत्व बहुत पुराने जमाने से आता है और हमने सुना है, तो उसको एक एक्सपोजर देने का काम किया। उसके बाद हर महीने किसी न किसी ऐसे शख्स की गाथा, कहानी या ऐसे उद्यम की कहानी या दुनिया भर में जो भारत के लोगों ने अपने बात का लोहा मनवाने का काम किया है विभिन्न कौशल या अन्य माध्यमों से, उसको देश और दुनिया के सामने लाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बीजेपी नेता जगमोहन आनंद का चुनाव को लेकर बयान सामने आया। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग ये तो हरियाणा चुनाव आयोग बता पाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है तो हम सबका प्रयास ये रहेगा कि हमारा चुनाव जो सा है वो पहले चरण में अगर हो जाए
तो हम लोग जरा इस काम से क्योंकि निपट जाएंगे जल्दी। कारण क्या है कि अभी सब कार्यकर्ताओं ने अभी ताजी मेहनत की हुई है, सब वार्डों का पता है, सब अपना जो सा है कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग गए हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि शहर की एक छोटी सरकार होती है, निगम के कामों में 80% मैंने जो अब 3 महीने की अपने हिसार के कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने केंद्र में देश की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद जयप्रकाश देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार के दौरान राजघाट पर स्थान न दिया जाना अति निंदनीय है। जेपी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन पंचतत्व में विलीन हो गए। मनमोहन सिंह पूरी दुनिया और देश के रत्न थे, अर्थशास्त्री थे, भारत को उभारने वाले थे। भारत देश 90 के दशक में आर्थिक हालत खराब थी, तब पूर्व प्रधान चंद्रशेखर ने प्रधान ने मनमोहन सिंह की राय लेकर काम किया और देश अच्छी हालत पर पहुंचा था। एक रत्न था इस देश का, जिसका पूरी दुनिया में नाम था अर्थशास्त्री के रूप में। गुड गवर्नेंस जिस सत्ता ने दी, जिस राज ने दी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज था। और जब भारतवर्ष आर्थिक तौर से बहुत कमजोर हो गया था, 90 के दशक में भारत की ये हालत हो चुकी थी कि क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भी हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। तब तत्कालीन स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के अस्थि कलश का समापन हुआ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के अस्थि कलश कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज, बंसीपुरी और अन्य संतों की मौजूदगी में हजारों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में अस्थियां प्रवाहित की गई। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के पोते अर्जुन चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का कुरुक्षेत्र की धरती से गहरा नाता था और विशेष लगाव था। विधायक अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरोवर पर अस्थि विसर्जन किया। तीन दिन की कलश यात्रा थी, अस्थि कलश यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। आज उसका समापन जो है वो कुरुक्षेत्र में किया गया। कुरुक्षेत्र की धरती से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सदैव एक बड़ा लगाव रहा है, चाहे वो कुरुक्षेत्र के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात हो, चाहे धार्मिक अपलिफ्टमेंट की बात हो, और चाहे गीता की बात हो। हमेशा उन्होंने कुरुक्षेत्र को अपना बना के रखा। चौटाला साहब के लिए तो सारा प्रदेश उनका अपना था। हम केवल अकेले उनका परिवार नहीं है, प्रदेश, समस्त प्रदेश उनका परिवार है। और इसीलिए फैसला लिया गया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अस्थियां हैं वो हर जिले में जो उनके साथी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनका परिवार है, उनका भी उतना ही हक बनता है उनको विधि विधान से वो आगे। हिसार में पुलिस और स्थानीय लोगों में हाथापाई हो गई। एक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने का विरोध किया। करीब 15 से 20 मिनट तक उनकी छीना झपटी चली। इसके बाद आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। बंगाल पुलिस ने इस मामले ऑपरेशन में हिसार पुलिस भी उनके साथ थी। इस हाथापाई में बंगाल पुलिस के साथ हरियाणा के पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, तो वहीं पुलिस अब आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। पूरा मामला हिसार का बताया जा रहा है, जहां पश्चिम बंगाल से पुलिस की टीम हिसार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। घंटों तक ये विवाद चलता रहा। इस दौरान बंगाल के पुलिसकर्मियों के साथ साथ हरियाणा के पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बंगाल पुलिस की टीम हिसार पहुंची थी, जहां पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने का विरोध किया। इस दौरान स्थानीय लोग और पुलिस के बीच हाथापाई देखने को भी मिली। आपको बता दें कि इस
बंगाल पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी इस ऑपरेशन में टीम के साथ मौजूद थी और इस हाथापाई में हरियाणा के पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, तो वही मौके का फायदा उठाकर आरोपी वहां से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस की टीम मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कवायद तेज की जा चुकी है। जगह जगह छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द आरोपी पर शिकंजा कसा जा सके। नीलोखेड़ी हल्का के तखाना गांव में 35 साल के युवक की जलकर मौत हो गई। युवक का शव उसी के बिस्तर पर जली हुई हालत में मिला। मृतक 2 बच्चों का पिता था। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। और मेरे ही परिवार में था ये। अब थोड़ा दारू पीता था ये। मेरे घर में मियाँ बीबी की आपस में बोलचाल थी, वो घर वाली भी यहाँ से चली गई मायके। और ये अपना ड्रिंक करेगा था, तो रात को पता नहीं किस टाइम आया हुआ। माँ बाप ने भी इतना पता नहीं, माँ बाप भी वैसे ही परेशान थे पहले से जी। अब रात को ये कोई दारू के नशे में था, कोई बीड़ी वगैरह इसने लाई, माचिस वगैरह जलाई, उसकी वजह से कोई आग पकड़ ली। समझ किसी को लगी नहीं, बारिश काफी थी तो बरसात की वजह से नहीं पता चला जी। सुबह जैसे माँ बाप उठे, उन्होंने देखा भी अभी तक ये उठा नहीं, धुआं निकल रहा था, तब उनको जानकारी मिली कि भाई ये तो आज सही हो गया। जैसे आपको पता है कल बारिश का मौसम था, तो जैसे ही उसके पिताजी थे वो तो घर पे सो रहे थे अंदर, उनको तो सुबह ही मालूम हुआ कि जो रोशन कुमार हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। बेड में लगी हुई थी आग और रजाई में, साथ में ही थोड़ी दारू की बोतल वगैरह मिली है जी। तो हमने किसी पे डाउट तो है नहीं है सर कि किसी ने कोई हादसा किया है, ये तो प्रकृति का ही जी। बीड़ी वगैरह का सेवन करता था, जैसे ही बीड़ी पी रहा था तो अचानक ही सुबह उनकी भाभी ने पता चला या डैडी ने देखा तो पूरे कमरे में धुआं हो रहा था। अकेले थे घर में? अकेले हाँ अकेले सोचते थे। इसकी जो घरवाली थी वो आज से 1.5-2 साल पहले इनका थोड़ा घर का मैटर था जी, तो उसमें अपनी मायके गई हुई थी। उसके 2 बच्चे थे जी, बच्चे भी और लवीज, वे दोनों वहीं पर स्टडी वगैरह वहीं पर करते थे मदनपुर गांव से। सर सूचना मिली थी कि तखाना गांव में एक लड़का है और उसने दारू वगैरह हो रहा ऐसे आग जी के कारण जो भी है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया भी कैसे उसकी मौत हुई है जी। आए हैं मौके पे, डेड बॉडी सीन ऑफ क्राइम बुला ली है जी और आप सबको बता दिया है जी। पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं जी, बयान वगैरह लिखेंगे, जैसी भी कहेंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम क्या है सर, कितनी उम्र है? रोशन है सर, ये करवीर का लड़का है, तखाना गाँव में 35 साल का है, मैं मजदूरी करता था जी। तो आग लगी थी घर में? सर ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि वो दारू वगैरह पीता था, हो सकता है बीड़ी लगाते हुए या कुछ वैसे आग लग गई हो जी, तो बेड पे ही उसकी मौत हो गई। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के थाना एसडीएम नगर इलाके में एक नवजात बच्ची का शव कपड़े में लपेटा हुआ झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में बच्ची का शव रखवाया गया है। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए थाना एसडीएम नगर में तैनात जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि केसी सिनेमा हॉल के पास झाड़ियों में बच्ची का शव कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसे एक मोहिनी नाम की महिला ने झाड़ियों में पड़ा हुआ पाया था। आज हमें सूचना मिली थी कि 5 नंबर केसी रोड मच्छी मार्ग के सामने एक नवजात शिशु मिला हुआ है। जब वहां मौके पहुंचे तो मोहिनी सनम गंगाराम भाटिया एक लेडी मिली थी, 5 नंबर रहने वाली है। उसने कहा कि मेरी 80 साल की मम्मी है जो वहां बीड़ी सिगरेट खोके लगाती है। जो उसको चाय देने आई थी उसने देखा उसे मिला हुआ है। जो अपने बच्चे हालात देखे मेरे तो उसको वीडियो बना के साक्ष्य में डाल के जो हमने डॉक्टर के ऊपर उसे पोस्टमार्टम कराने के लिए बीके मोर्चे में रखा दिया। कितने दिन का बच्ची कितने दिन की लग रही है? लगने से 2-3 दिन के लिए पुरानी लगती है। क्या लड़की है वो? नोचा हुआ कुत्ते द्वारा? कुत्ते द्वारा नोचा हुआ है। तो सूचना मोहिनी द्वारा मिली? मोहिनी द्वारा मिली है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी 94 का एफआईआर दर्ज कर दी गई है 94 बीएनएस में।
हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को हैं। इसको लेकर जगदीश सिंह झिंडा ग्रुप सहित 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। झिंडा ग्रुप से उम्मीदवार मेजर सिंह लाहौरिया ने बताया कि 19 जनवरी को हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होंगे और नामांकन भरने की प्रक्रिया का अंतिम दिन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में 40 नवंबर का चुनाव होगा, जिसमें एक जिला कैथल में 3 सीटें हैं। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का 19 जनवरी ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ बनने में। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक हुई। किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों को प्रचारित करना चाहती है और भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है। उन्होंने कहा कि जेनेटिक मॉडिफाइड भारतीय संपदा के लिए खतरा है। बीटी कपास के कारण किसान कर्जदार हो गया है। हमारे खाद्य पदार्थ मिलावटी आ रहे हैं। ये वैसे तो जो परंपरा की हमारी मासिक बैठक होती है वही बैठक थी, लेकिन इस बैठक में विशेष रूप से जो केंद्र सरकार जो है वो कंपनियों के दबाव में जेनेटिक बीजों को प्रचारित करना चाहती है, तो भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है। और भारतीय किसान संघ ने सभी सांसदों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है और उसमें से 4-5 सांसदों को हमने ज्ञापन दिए हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज भारत की प्रकृति के लिए, भारत की जैविक संपदा के लिए खतरा है। बीटी कपास में भी ऐसा ही कहा गया था। आज बीटी कपास के कारण किसान बर्बाद हो गया, कर्जदार हो गया है। सामाजिक संस्था सर्व कल्याण मंच की तरफ से बवानी खेड़ा में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। आपको बता दें कि सिविल सर्जन रघुवीर शांडले ने नागरिकों को स्वस्थ रहने से संबंधित जानकारी और सावधानी बरतने की भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि सिविल सर्जन रघुवीर शांडले को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। आज सर्व कल्याण मंच हरियाणा द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें जो क्रोनिक डिजीज के जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, HIV पॉजिटिव है, इसके बारे में अवेयरनेस बताई गई और जितने भी पेशेंट आए थे उनका हेल्थ चेकअप किया गया, ये वो पोस्ट और उनको मेडिसिन दी गई। और ये जो रूटीन है हम हर महीने कोशिश करेंगे जितनी पेशेंट है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनको हम स्क्रीनिंग करके डायग्नोज करके उनको हर महीने पूरे 1 महीने की दवाई दी जाए। ये जो एक्टिविटीज है आज ये हर महीने कंटिन्यू रहे ताकि जो पूर्व के गांव के निवासियों को हेल्थ सर्विस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सर्व कल्याण गांवपुर में कैंप लगाया है जी। डॉक्टर साहब ने गरीबों की हेल्प कर रहे हैं जी, हमें बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं हमारे और सही देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और फ्री में दवाई दे रहे हैं। हमारे गांवपुर का आदिवासियों का बहुत भला कर रहे हैं। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करें जी डॉक्टर साहब का और हमारे गांवपुर की जो टीम है जो डॉक्टर साहब की, और जो हमें फ्री में हमारा भला करते हैं और दवाई देते हैं हमें।
सारी जनता का भला होता है जी। गरीब जो गरीब परिवार के आदमी है उनका तो और भी बहुत भला होता है जी। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब का। मैं गाँव से सुनील मास्टर। तो हमारे गांव के अंदर ये संस्था के द्वारा लंबे समय से विभिन्न प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं। जैसे श्रोक कल्याण मंत्री ने हमारे गांव में सबसे पहले एक मुहिम चलाई थी हर घर बेटी के नाम। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के, सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर के, और आज ये कैंप लगाया गया है श्रोक कल्याण मंच के द्वारा, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज, यहीं पे दवाइयाँ वितरित भी की जा रही है। श्रोक कल्याण मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य रूप से डायबिटीज है, मधुमेह है, सांस की बीमारी है, घुटनों का दर्द है, कड़ का दर्द है, और अब तक तकरीबन 70 के आसपास ओपीडी हो चुके हैं। और संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे गांव में आयोजित किया। खबर फरीदाबाद से है, जहां आईपीएस सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि राजेश दुक्कल, डीसीपी हेडक्वार्टर अभिषेक जोरवाल के साथ सभी अधिकारी गणों ने नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर का स्वागत किया। फरीदाबाद में लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीते शनिवार की रात को लगभग 1 बजे कार सवार 1.5 दर्जन बदमाशों ने 3 रेहड़ी चालकों को न केवल बुरी तरह पीटा बल्कि उनकी रेहड़ी पलट दी। इसके चलते सारा सामान सड़क पर बिखर गया। इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित मीनू और रोहित ने बताया कि वो अपनी रेहड़ी को बंद करके घर की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में कार में सवार कुछ युवक गाड़ी खड़ी करके उसमें शराब पी रहे थे। मोनू ने गाड़ी को थोड़ा साइड हटाकर उसे रेहड़ी निकालने के लिए जगह मांगी तो बदमाशों ने उतरकर मोनू की पिटाई कर दी। जब उसे जान बचाने के लिए उसके 2 अन्य साथी पहुंचे तो उन बदमाशों ने भी उन्हें लात घूंसे से बुरी तरह पीटा। फिलहाल इस पूरे मामले में मोनू और उसके अन्य 2 साथियों का पुलिस ने बादशाह खान सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ितों से शिकायत प्राप्त की जा रही है। शिकायत के आधार पर आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जो भी सामने आएगा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे थे रेडी ने अंदर को कर रहे थे इस गोदाम में और उसने आके तलते लाल मारी थी रेडी। क्यों मारी, वजह क्या थी ये नहीं मालूम, कोई तो वजह होगी वैसे तो। शराब और पी के आए थे। हाँ। और आती आगे करते कह रहे साइड में हटा जाइए अगर बात पे वो आएगा 7-8 जने बुन्ना पकड़ ले। कोई रेडी टच हुई गाड़ी से, क्या हुआ था? वो कह रहे साइड में करी से साइड करने के लिए कह रहे बड़े भैया साइड में तो निकाल लो जाइए अगर बात पे वो आएगा सगरे के सगरे। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में 7-8 जने। तो क्या किया आपके साथ? और 2-3 जने मन तो भगा के बुला के लाए हैं। हाँ, फिर एक हमारा भाई था मन से घसीट के लाए थे, उसके मोह लात मारी। और आपको भी मारा है? हाँ जी। कितने लोग थे जिनको पीटा है? कम से कम 15 जने। और आप कितने लोग थे? हमें 3 जने। आपका नाम क्या है? मोनू। तो आपकी रेडी पलट दी? हाँ जी, ऊपर से वीडियो का बनाई है। खबर नोहर से है, जहां आबकारी विभाग ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। इस दौरान मौके से ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। आबकारी टीम ने प्रहराधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रारंभिक सूचना के अनुसार पंजाब की शराब को अवैध रूप से बीकानेर के पास किसी स्थान पर ले जाया जा रहा था। आबकारी विभाग ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आज जो कार्रवाई हुई है श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय श्री संजीव पटावरी जी के निर्देशन में आज इस 1 माह में ये जिला हनुमानगढ़ के आबकारी विभाग द्वारा तीसरे ट्रक की बड़ी कार्रवाई है। तो आज ये रावतसर से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पे ट्रक में भरी शराब जिसमें 200 कार्टून पंजाब निर्मित है, जिससे एक मौके पे एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ का रहने वाले सर? हाँ जी, कहाँ का रहने वाले हैं? ये फलौदी का रहने वाला है। ये यहाँ से इसकी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि पंजाब की तरफ से एक ट्रक में शराब भरी हुई है और जो ये रावतसर से होती हुई बीकानेर को जाए।
बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आजकल